इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम ऑफिसर इन रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ इंडिया और आप इस फील्ड में नए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये कन्फ्यूजन होता होगा कि मैं कौन सा एग्ज़ाम दूँ। ऑब्वियसली आरबीआई का ब्रांड नेम बड़ा है, इट वुड बी द फर्स्ट दैट विल कम टू योर माइंड, बट देन डाउट्स विल अराइज कि यार इसमें सीट्स कम है, क्या और कोई एग्ज़ाम है जो मैं साथ में दे सकता हूँ। शायद रेडाई का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सुना है देन ऑल्सो देयर वुड बी डाउट्स इन योर माइंड कि यार हाउ रेडाई इज़ विज़ा विज़ आरबीआई, दोनों के पैटर्न, सिलेबस में क्या सिमिलैरिटी है, कितना ओवरलैप है, क्या इरडाई भी आरबीआई की तरह रेगुलर है, नंबर ऑफ सीट्स वर्सेस कंपटीशन दोनों में क्या है, किस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल है दोनों में। फिर प्रोफाइल और ग्रोथ को लेके क्वेश्चंस आते होंगे कि दोनों में कैसे ट्रांसफर्स होंगी, प्रमोशंस होगी, सैलरी क्या होगी। वेल ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, एक कंप्लीट कंपैरिजन हम करने वाले हैं। आगे जाने से पहले अगर आपका मन बनता है इरिडाई देने का या मन बना चुके हैं, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इरिडाई, और वो आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिलेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट edutab.in पे जा सकते हैं, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। आप PYQs के अंदर जाइए, इरिडाई सेलेक्ट कीजिए तो 2023 और 2017 का पेपर आपको मिल जाएगा। वी विल ऑल्सो ट्राई टू अपलोड द रिसेंट 2024 पेपर हेयर। ठीक है, बहुत जल्द वो आ जाएगा। सो ये बात हो गई एडाई के फ्री PYQs की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना मर्जी सिलेबस देख लीजिए, जितना मर्जी पढ़ लीजिए, बट टिल द टाइम यू डोंट सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू विल नॉट एक्चुअली गेट टू नो के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बुकिश आते हैं, नॉन बुकिश आते हैं, स्टैटिक आते हैं, करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, क्या वर्ड लिमिट होता है, किस तरह के जेनरिक होते हैं या थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के ही पता लगेंगी। चलिए, अब हम इरिडाई वर्सेस आरबीआई ही क्यों बना रहे हैं। देखिए, इंडिया में बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, आरबीआई, सीबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, इफ्सका, इरिडाई, सिडबी, सब अलग अलग एरियाज को रेगुलेट करती हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्स इन दीज रेगुलेटरी बॉडीज, ओनली थ्री आर एक्चुअली रेगुलर: आरबीआई, नबार्ड एंड इरिडाई। इरिडाई वाज नॉट रेगुलर, बट लास्ट ईयर इरिडाई said officially said that it is going to recruit 40 to 45 people every year for next 3 years। तो 25, 26, 27 में इरडाई की वैकेंसीज ऑलमोस्ट श्योर है। ये इरडाई ने बोला है, अब इरडाई ही मुकर जाता है तो अलग बात है। तो ये तीन एग्जाम्स हैं जो रेगुलर हैं, उसमें से आरबीआई और इरडाई काफ़ी सिमिलर हैं और काफ़ी सिमिलर प्रोफाइल्स भी हैं इन दी फाइनेंशियल सेक्टर, जबकि नबार्ड थोड़ा सा फाइनेंशियल सेक्टर में है, बट कोऑपरेटिव बैंक्स जो एग्रीकल्चर से डील करते हैं उधर चला जाता है। सो काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि हम मेन स्ट्रीम ऑफ द इकोनॉमी में रहें, बैंकिंग में या इंश्योरेंस में रहें, तो उनके लिए इरडाई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा ब्रीफ प्रोफाइल की बात करें तो आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ होल बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सारे बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है, सारे रेगुलेशंस आरबीआई बनाता है। ऑन दी सेम लाइंस इरिडाई इज द सोल रेगुलेटर ऑफ कंप्लीट इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो। सारी इंश्योरेंस रेगुलेशंस, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या लिमिट्स होनी चाहिए, क्या कस्टमर के लिए चॉइसेस होने चाहिए, कैसे कस्टमर को तंग ना किया जाए, ये इंश्योर किया जा सकता है, ये सब चीज़ें इरिडाई डिसाइड करता है। इरिडाई इज़ द बिग बॉस हेयर। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। अब किन एरियाज में बात करेंगे, देखिए ये कुछ एरियाज हैं मुझे लगता है जिसके लिए आप जानना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एरिया इज एग्जाम रिलेटेड, जिसमें एग्जाम रेगुलर है या नहीं, एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे ना, आर यू एलिजिबल फॉर दीज एग्जाम्स। पैटर्न और सिलेबस दोनों का कैसे कंपेयर होता है, डिफिकल्टी लेवल किस में ज़्यादा है कम है, नंबर ऑफ सीट्स वर्सेस कंपटीशन कैसे, किस में ज़्यादा है कम है। सिमिलरली प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में होता होगा कि वेयर डू आई गेट मोर सैलरी एंड पर्क्स, व्हाट आर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन ईच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, पोस्टिंग्स कैसे कैसे मिलती हैं, क्या मुझे होम टाउन पोस्टिंग मिलेगी, ट्रांसफर्स कैसे कैसे होती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस दोनों में कैसा है। तो उन एरियाज में हम बहुत क्लियरली एक एक करके चीज़ों को बताएंगे। ऐसा डिटेल्ड वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो अगले 20 से 25 मिनट आप थम जाएं, 2x पे 1.5x पे सुनिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। फर्स्ट इज अबाउट द रेगुलरिटी ऑफ द एग्जाम। नाउ RBI is a regular exam since last 10 plus years. I have been observing this. Only in the COVID year it didn't happen. Otherwise it has been happening. और इसमें पहले सीट्स 200-250 आ रही थी, बट अब 40 से 50 सीट ही मान के चलो। ग्रेड ए आएगा वो एक अलग चीज़ है। इरिडाई ग्रेड ए, ठीक है, इरिडाई ग्रेड ए लेवल है।
आरबीआई ग्रेड बी लेवल है, ये फ़र्क है, ग्रेड बी इज़ हायर देन ग्रेड ए। तो इरडाई ग्रेड ए पे रिक्रूटमेंट करता है, अभी आरबीआई ग्रेड बी पे कर रहा है, ग्रेड ए पे भी फ्यूचर में करेगा। तो इरडाई 2017 में हुआ था, फिर 2023 और 24 में हुआ है, एंड इरडाई लास्ट ईयर हैज़ अनाउंस दैट इट विल रिक्रूट 45 to 50 ऑफिसर्स फॉर नेक्स्ट 3 years। तो 25, 26, 27 में जैसा मैंने पहले भी बताया नोटिफिकेशन सर्टन होनी चाहिए इफ़ इरडाई स्टैंड्स बाय इट्स वर्ड्स। इसमें भी 40 to 50 सीट्स आएंगी, तो सीट सिमिलर हैं, दोनों में रेगुलरिटी है, ठीक है। आई डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ रेगुलरिटी यू विल हैव टू मेक चॉइस बिटवीन आरबीआई एंड इरडाई, बोथ आर ऑफरिंग द सेम थिंग। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एलिजिबिलिटी में दोनों में फ़र्क है। एलिजिबिलिटी आई डिस्कस फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स, एज एंड क्वालिफिकेशन। इफ आई टॉक फ्रॉम एज पर्सपेक्टिव, बोथ इरडाई एंड आरबीआई में एक कट ऑफ डेट रहेगी, वो कट ऑफ डेट डिफरेंट है आरबीआई और इरडाई की, बट उस कट ऑफ डेट पे आपकी एज 21 साल से बड़ी और 30 साल से छोटी होनी चाहिए। एक कट ऑफ डेट रहेगी, वो कट ऑफ डेट पे आपकी एज 21 साल या 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से बड़ी और 30 साल से छोटी। रिलैक्सेशंस हैं, एससी एसटी को 5 years, ओबीसी को 3 years एंड पीडब्ल्यूबीडी को 10 years। एंड पीडब्ल्यूबीडी को कम्युलेटिव रिलैक्सेशन भी अलाउड है। इफ पीडब्ल्यूबीडी इज एससी एसटी देन ही विल गेट 10 + 5 15। इफ पीडब्ल्यूबीडी इज ओबीसी देन ही विल गेट 10 + 3 13। सो दीज आर द रिलैक्सेशंस, ठीक है, दैट रिस्पेक्टिव कैटेगरीज वुड गेट। अब सबसे पहले ये कट ऑफ डेट को आप समझिए। कट ऑफ डेट वो डेट है जिस दिन आपकी एज कैलकुलेट होगी। आरबीआई में कट ऑफ डेट होती है 1st of the month जिसमें नोटिफिकेशन आता है। तो नोटिफिकेशन अगर जुलाई में आया है तो कट ऑफ डेट 1st of July रहती है, अगर अगस्त में आएगा तो 1st of August रहेगी। इरडाई में जो कट ऑफ डेट होती है वो जर्नली होती है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर इरडाई बोलता है कि हम 1 सितंबर से फॉर्म भरेंगे, 19 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो 19 अक्टूबर वुड बी दी कट ऑफ डेट। तो ये दोनों में फ़र्क है, इसको याद रखिएगा। बाकी कंडीशन सेम है। आरबीआई में एक एडिशनल रिलैक्सेशन भी मिलती है, वो लोग जो बैंकिंग का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हों या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हों। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की पहले बात कर लेते हैं। सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कोई भी पब्लिक या प्राइवेट बैंक्स हो सकते हैं जो कि शेड्यूल में एडेड है। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि एलआईसी, ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस, ये सारी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है। अगर आपका इनमें एक्सपीरियंस है तब भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे कौन से हो गए? जैसे आरबीआई खुद एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फिर नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, एनएचबी हो गया, सिडबी हो गया, ठीक है। तो ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जो फाइनेंस में डील करते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें अगर आपने काम किया है तब भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन कितना मिलेगा? दैट वुड बी इक्वल टू योर एक्सपीरियंस, जितना आपको एक्सपीरियंस है, बट प्रोबेशन के बाद। तो दिस एक्सपीरियंस इज आफ्टर प्रोबेशन। ऐसा नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया तो आज से ही आपका एक्सपीरियंस चालू हो जाएगा। आफ्टर प्रोबेशन जो भी आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपका 1 साल का है तो आपको 1 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, बट द मैक्सिमम यू विल गेट इज 3 years। फिर आपका 3 साल के ऊपर चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको 5 साल का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम 3 years है, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस ऑफिसर लेवल पे होना चाहिए, क्लैरिकल लेवल पे नहीं। तो 3 कंडीशंस हैं, ऑफिसर लेवल पे होना चाहिए, आफ्टर प्रोबेशन होना चाहिए, और जितना एक्सपीरियंस होगा उतना रिलैक्सेशन मिलेगा विद अ अपर लिमिट ऑफ 3 years। ये सिर्फ आरबीआई में है, इरडाई में नहीं है। इरडाई में सिर्फ एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर हाउ द एलिजिबिलिटी इज डिफरेंट इन आरबीआई एंड इरडाई। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो इरडाई ने तो बहुत सीधा बोला है कि भैया ग्रेजुएशन विद ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, और अगर आप एससी एसटी को बिलोंग करते हैं आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब ये 60% बन जाएगा 55%। दिस इज व्हाट इरडाई इज सेइंग। आरबीआई ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रखा है, ग्रेजुएशन इन्होंने भी रखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, बट दे आर गिविंग यू एन ऑप्शन कि या तो ग्रेजुएशन में 60% ले आओ। अगर ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, then on the basis of post graduation you can also become eligible
एंड देयर द लिमिट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 55। तो किसी के अगर ग्रेजुएशन में 58 है तो ग्रेजुएशन के बेस पे तो एलिजिबल नहीं है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है और उसमें 56 है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस में एलिजिबल हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी नहीं है, ये याद रखना, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे क्या रिलैक्सेशन हैं ग्रेजुएशन के केस में, यहाँ पे 55% है 60% की जगह, तो ये सेम है जो इरडाई में था, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% की जगह सिर्फ पास मार्क्स चाहिए, सिर्फ पास मार्क्स, ठीक है। और ये SC ST PWBD के लिए है, हालांकि यहाँ पे सिर्फ SC ST कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन था। तो आई होप ये क्लियर है। और काफ़ी लोग पूछते हैं आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल। देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है, मार्कशीट आ गई है, आपको फाइनल मार्क्स पता हैं, तो आप ऑब्वियसली एलिजिबल हैं। लेकिन अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं या फिर एग्ज़ाम हो गया है लेकिन मार्क्स नहीं आए हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल। आपके पास आपकी फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। क्या डिस्टेंस एजुकेशन एलिजिबल है? इरडाई RBI दोनों में एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन के टर्म्स में होगी। यहाँ पे भी जो कट ऑफ डेट है, ठीक है, जिस टाइम तक आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, RBI में वही होगी फर्स्ट ऑफ द नोटिफिकेशन मंथ, इरडाई में द लास्ट एप्लीकेशन डेट, ठीक है जी। सो दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी। नाउ कमिंग ऑन टू द पैटर्न। पैटर्न दोनों में 3 फेज होते हैं। फेज 1 विच इज क्वालिफाइंग, फेज 2 इज मेरिट बेस्ड जिसके मार्क्स जुड़ते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, एंड इंटरव्यू इज ऑल्सो मेरिट बेस्ड। सबसे पहले हम फेज 1 का पैटर्न डिस्कस करते हैं। दोनों में एक ही पेपर होता है, RBI और इरडाई में एक ही पेपर होता है। दोनों में जो एक पेपर होता है उसमें 4 सेक्शंस हैं, GA, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। GA, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। सेक्शन सेम है बट वेटेज अलग अलग है। यहां पे तो सिंपल है, इरडाई में 40 क्वेश्चंस वर्थ 40 मार्क्स आर देयर इन ईच सेक्शन, तो टोटल 160 बन गया। RBI ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रखा है, उन्होंने बोला है कि GA में 80 क्वेश्चन, रीजनिंग में 60 और इंग्लिश और क्वांट में 30, टोटल 200 बना दिए। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है RBI में, इरडाई में 40 क्वेश्चंस यूनिफॉर्म है, 160, यहाँ पे 200, ठीक है। तो यहाँ पे 160 मार्क्स, यहाँ पे 200 मार्क्स, ये फर्क है। अब टाइम में बहुत बड़ा फर्क है, यहाँ पे आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और यहाँ पे 120 मिनट मिलेंगे, लेकिन ये 120 मिनट सेक्शनल टाइमिंग में डिवाइड कर दिए गए हैं, दैट फॉर ईच सेक्शन यू विल गेट अ पर्टिकुलर टाइम विच कैन नॉट बी यूज्ड इन अदर सेक्शन, वेयर एज हेयर इन इरडाई इट्स अ कॉम्पोजिट टाइम। तो बहुत फर्क हो जाता है जब आप कॉम्पोजिट टाइम में एक पेपर करते हो और सेक्शनल टाइम में पेपर करते हो। कॉम्पोजिट टाइम में फिर आप अपने अनुसार टाइम को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कॉम्पोजिट टाइमिंग दी है, जैसे मर्जी यूज करो, यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है। तो टोटल मार्क्स दोनों में डिफरेंट है, RBI में 200 है, इरडाई में 160 है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में 0.25 है। RBI में सेक्शनल टाइमिंग है, इरडाई में कॉम्पोजिट टाइमिंग है। दोनों में सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ होगी, दोनों में सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ होगी। फेज 1 क्लियर करने के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। RBI में कट ऑफ तकरीबन 200 में से 65 टू 70 के बीच में जा रहा है। इरडाई में लास्ट ईयर कट ऑफ जो 2024 का एग्जाम हुआ था 110 गया था आउट ऑफ 160 अप्रॉक्सीमेटली, ये 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था। बट यहाँ पे कम इसलिए जाता है क्योंकि पेपर जनरली टफ होता है। यहाँ पे ज़्यादा इसलिए गया क्योंकि पेपर जनरली ईजी था एज कंपेयर टू RBI, ठीक है। तो वही है कि जितना आसान पेपर उतनी ज़्यादा कट ऑफ। तो इरडाई में स्पीड मैटर करेगी, RBI में ज़्यादा आई वुड से सिलेक्शन और अप्रोच मैटर करेगी, क्योंकि नंबर ज़्यादा नहीं लाने लेकिन लिमिटेड क्वेश्चंस उठा के उनको अच्छे से कर देना है, ठीक है। ये RBI और इरडाई का फेज 1 का पैटर्न हो गया। फेज 2 के पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले दोनों एग्जाम्स में 3-3 पेपर है, ठीक है। तीनों पेपर 100-100 मार्क्स के हैं। तो RBI का भी टोटल वेटेज 300 मार्क्स है, इरडाई का भी टोटल वेटेज 300 मार्क्स है। अब आप सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो थोड़े बहुत सिमिलर हैं नाम में, बट सिलेबस काफ़ी अलग है। यहाँ पे जैसे एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, यहाँ पे वो सेम सब्जेक्ट बन जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। मैं समझाऊंगा आगे जाके सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट साउंड कर रहे हैं। फिर पेपर 2 यहाँ पे इंग्लिश है और यहाँ पे पेपर 1 इंग्लिश है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है।
पेपर 3 यहाँ पे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है और यहाँ पे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट को इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में चेंज कर दिया गया है। तो मैनेजमेंट तो सेम है लेकिन फाइनेंस को इंश्योरेंस से बदल दिया गया है। तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस कैसे सेम है और कैसे अलग है। बट राइट नाउ ये 3 पेपर्स हैं, 100 मार्क्स के हैं, 300 मार्क्स का टोटल बनेगा। इरिडाई पूरा डिस्क्रिप्टिव है। इरिडाई इज फुली डिस्क्रिप्टिव, ऑल दी 3 पेपर्स आर फुली डिस्क्रिप्टिव। और क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आते हैं बट आंसर्स आपको पेपर शीट पे लिखने होते हैं पेन से। आरबीआई में पेपर 2 इज फुली डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश वाला ये पूरा डिस्क्रिप्टिव है। बट पेपर 1 और पेपर 3 ये 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हैं, 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है। 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है। और आरबीआई में जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं वो कीबोर्ड से लिखने हैं। तो फर्क समझ आ रहा है? एडाई फुली डिस्क्रिप्टिव है और आंसर शीट पे लिखने हैं। आरबीआई पार्शली डिस्क्रिप्टिव है मैं बोलूंगा, और आंसर्स कीबोर्ड ऑनलाइन लिखने हैं। बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, थोड़ी सी हम बात करते हैं पैटर्न की, मतलब क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो इंग्लिश के पेपर की बात करें सबसे पहले, जो ये कॉमन है, आगे जाके मैं और डिटेल में बताऊंगा। आरबीआई में आते हैं इंग्लिश में 3 क्वेश्चंस, एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन। इरिडा में आते हैं 5 क्वेश्चन, एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉमन है। फिर लेटर राइटिंग आएगा एंड द 5th वन वुड बी कंप्लीट ऑन अ टॉपिक, राइट मोर ऑन अ टॉपिक। सो कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा, उसको एलेबोरेट करना होगा। दैट इज ऑल्सो लाइक राइटिंग अ मिनी एसे। ठीक है, तो ये इसका इंग्लिश का पैटर्न हो गया। अब इंग्लिश में टाइमिंग का भी बहुत फर्क है। यहां पे 3 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट दिए जा रहे हैं, यहां पे 5 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया लेकिन 60 ही मिनट मिलेंगे। तो ईटा का पेपर बहुत लेंदी है, टाइमिंग सब में कम है। ठीक है, अब ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस या इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, आरबीआई में इसको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज बोलते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इंपैक्टिंग इंश्योरेंस। अब आरबीआई में क्या होएगा, ईएसआई के पेपर में 4 क्वेश्चन करने होंगे, 6 में से 2 क्वेश्चन 10 मार्क के होंगे, 2 15 मार्क के होंगे। इरिडाई में क्या होगा, ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस में एक सेक्शन में 5 में से 3 क्वेश्चन करने होंगे, हर क्वेश्चन 24 मार्क का। सो टोटल ये 72 हो गए और 250 वर्ड्स में लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो 10 मार्क के लिए 400 रहती है और 15 मार्क के लिए 600 रहती है। फिर एक और सेक्शन होगा जिसमें 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 7 मार्क्स, सो 4 into 7 is 28 एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 80 वर्ड्स। ठीक है, तो ये ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस हो गया। नेक्स्ट, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जो आरबीआई में है उसमें सेम है, 4 में से 6 क्वेश्चन करो, 2 10 मार्क के, 2 15 मार्क के। इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मतलब कभी वो 5 मार्क के क्वेश्चन डाल देंगे 4, कुछ 10 मार्क के डाल देंगे, कुछ 15 मार्क के डाल देंगे। ठीक है, तो जितनी बार ईडाई का पेपर हुआ है हर बार अलग पैटर्न आया है इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में। ना ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड है, ना ही क्वेश्चंस की मार्किंग फिक्स्ड है, ना ही क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट फिक्स्ड है। तो इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे। तो ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा जो मोटा मोटा डिफरेंस है कि तीनों में 3-3 पेपर हैं। ठीक है, तीनों पेपर 100-100 मार्क के हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस है कि ईडाई फुली डिस्क्रिप्टिव है, सब कुछ आंसर शीट पे लिखना है। आरबीआई पार्शली डिस्क्रिप्टिव है, आंसर कीबोर्ड पे लिखने हैं। आरबीआई में जनरली ज़्यादा टाइम मिलता है। ठीक है, जैसे आप सारे पेपर्स में यहाँ पे 60 मिनट्स मिलेंगे, वेयर एज इन आरबीआई आप देखेंगे कि इंग्लिश में 90 और बाकी सब में 120 मिलेंगे। तो आरबीआई में थोड़ा टाइम क्रंच कम रहता है, ईडाई में थोड़ा ज़्यादा रहता है। और बाकी डिस्क्रिप्टिव का मैंने बता ही दिया है कि कैसे कैसे वर्ड लिमिट रहती है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है आरबीआई में, उसमें जो ऑब्जेक्टिव आता है 50 नंबर्स का यहाँ और यहाँ, हेयर यू विल गेट 30 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क एंड 20 क्वेश्चंस ऑफ 10 questions of 1 mark, 20 questions of 2 marks. So 10 into 1 10, 20 into 2 40, that makes it 50. Total 30 questions आएंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में। आरबीआई के ईडाई में ऑब्जेक्टिव पेपर है ही नहीं। सो दिस इज अबाउट द पैटर्न, आई होप यू आर क्लियर। इसको दोबारा सुनिए, देयर माइट बी सम कंफ्यूजन इन योर माइंड, लिसन टू इट अगेन एंड थिंग्स विल बिकम क्लियर। थर्ड है इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के मार्क्स को डिस्कस करने के लिए वी नीड टू डिस्कस द ओवरऑल वेटेज ऑफ इंटरव्यू विज़ फेज 2। सो आरबीआई में क्या होता है, फेज 2 300 मार्क्स का है, इंटरव्यू 75 मार्क्स का है।
सो अगर हम टोटल देखें इंटरव्यू का वेटेज कितना है 75 आउट ऑफ 375, ठीक है, 300 प्लस 75, सो दिस इज अराउंड 20%। इरिडाई में क्या करते हैं, आपका फेज 2 होगा 300 मार्क्स का, ठीक है, लेकिन आपके मार्क्स को स्केल किया जाएगा आउट ऑफ 85, मतलब जैसे 300 में से आपके मार्क्स आए 200, तो उसको 85 में से निकाल लिया जाएगा कि आउट ऑफ 85 कितने हैं, दैट इज 200 बाई 300 इंटू 85, यूनिटी मेथड यूज करके। तो आपके मार्क्स को 85 में से स्केल कर लिया जाएगा, इंटरव्यू के 15 मार्क्स लगा के टोटल 100 में से कट ऑफ निकाली जाएगी। सो इंटरव्यू की वेटेज यहाँ पे 15 आउट ऑफ 100 मतलब 15% बन जाती है। आरबीआई में वेटेज थोड़ी ज़्यादा है। तो ये इंटरव्यू का पैटर्न हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखने में बहुत फर्क लग रहा होगा कि 75 और 15, बट वो उसका रीज़न ये है कि ये स्केल कर रहे हैं 300 को 85 में से, और 15 का वेटेज 100 में से बन रहा है। यहाँ पे 75 का वेटेज 375 में से बन रहा है, तो इतना फर्क नहीं है जितना देखने में लग रहा है। सो दैट वाज अबाउट द पैटर्न। नाउ मूविंग ऑन टू द सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले फेज 1 का डिस्कस करेंगे, फिर फेज 2 का। नाउ फॉर फेज 1 देयर इज नो ऑफिशियल सिलेबस मेंशन्ड इन आइदर आरबीआई और एडाई नोटिफिकेशन। तो हमने जो भी सिलेबस आपको अभी बता रहे हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन आर मेमोरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज पेपर्स, राइट, और PYQs जो भी हमने देखे हैं, बच्चों से डिस्कस किए हैं, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। तो पहले क्वांट की बात करूँ, आरबीआई एडाई के लिए सेम ही सिलेबस है, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, वीडियो को पॉज करके जल्दी जल्दी लिख लो। रीजनिंग में भी कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं आरबीआई एडाई के, कुछ अलग नहीं है, आप पॉज करके जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख लो। इंग्लिश में ये टॉपिक्स हैं। सो इंग्लिश में बेसिकली जो ग्रामर है दैट इज यूज्ड फॉर एरर करेक्शन एंड एक्सेट्रा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट वगैरह आएंगे, और ग्रामर के बेस पे कुछ ग्रामेटिकल एरर्स फिक्स करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे। जीए की बात करें, जीए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आरबीआई की जीए थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आरबीआई नोटिफिकेशंस से आते हैं। फिर फाइनेंस करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको हमेशा P1 बोलता हूँ। स्कीम्स और रिपोर्ट्स को मैं P2 बोलता हूँ, जहाँ से कुल मिला के 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं। ईएसआई करंट अफेयर्स को मैं प्रायोरिटी 3 बोलता हूँ, ठीक है। फिर नॉर्मल करंट अफेयर्स, हालांकि इनका वेटेज ज़्यादा है, बट ये बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एग्जाम में आप पढ़ के जाओ तब भी नहीं होते हैं, और ये आरबीआई के फेज 2 में भी नहीं आते हैं ये वाले, बाकी सारे फेज 2 में भी आएंगे। तो इनको हम थोड़ा कम प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फेज 1 के लिए ही पढ़ते हैं, फेज 2 में इसका कोई काम नहीं है, तो इसको कम पढ़ो। बाकी सबको ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि वो फेज 1 फेज 2 में भी काम आएगा। अब इरिडाई के अगर हम कंपेयर करें, रिपोर्ट्स और स्कीम्स को ऑलमोस्ट नील वेटेज है यहाँ पे, जबकि आरबीआई में काफ़ी ज़्यादा था, राइट। रिपोर्ट से 1-2 क्वेश्चंस और स्कीम से 2-3 क्वेश्चंस, वो भी सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड, पेंशन से होगी या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई स्कीम होगी, उससे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। फाइनेंस करंट अफेयर्स यहाँ पे भी अच्छे खासे आ रहे हैं, यहाँ पे 8 से 10 हैं, तो यहाँ पे भी आ रहे हैं, विच इज़ लॉजिकल बिकॉज दोनों फाइनेंस डोमेन में है, ठीक है। ईएसआई करंट अफेयर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे वो इंश्योरेंस करंट अफेयर्स आ रहे हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, जो इंश्योरेंस रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, कि कोई इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है, कोई कैप लगाया गया है, गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन बनाई है, इरडा ने कोई पेनल्टी लगाई है, इस तरह के इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं जनरली फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक से, यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन आपके आएंगे इंश्योरेंस रिलेटेड टॉपिक से, ठीक है। और ये नॉर्मल करंट अफेयर्स दोनों में आ रहे हैं। ये नॉर्मल करंट अफेयर्स क्या हैं, बेसिकली नॉर्मल करंट अफेयर्स हो गए आपके नॉर्मल जीके, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, साइंस एंड टेक, डिफेंस, ठीक है। तो जो ऐसे टॉपिक्स हैं, आई पुट देम अंडर नॉर्मल करंट अफेयर्स। तो काफ़ी अलग है। आरबीआई में आप स्कीम्स, रिपोर्ट्स, ईएसआई करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, यहाँ पे उनका इतना रेलेवेंस नहीं है। आरबीआई नोटिफिकेशंस का ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है ईडाई में। ईडाई में फाइनेंस करंट अफेयर्स, इंश्योरेंस करंट अफेयर्स, ये ज़्यादा पढ़ने हैं हमें, और स्टैटिक इंश्योरेंस भी आनी चाहिए हमें, जो हम फेज़ 2 के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पे नॉर्मल करंट अफेयर्स को मैं बहुत हाई प्रायोरिटी पे रखूंगा, क्योंकि इनका अच्छा खासा वेटेज है, ऑलमोस्ट 50% है आउट ऑफ 40, 20 मार्क के आ रहे हैं। आरबीआई में कम है, आरबीआई में 15-16 आउट ऑफ 80 हैं, दैट इज़ वेरी लेस, दैट इज़ अराउंड
15 to 20%, यहाँ पे 50% है, तो ये मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नाउ डिफिकल्टी लेवल क्या है, देखिए क्वांट रीजनिंग आरबीआई में बहुत टफ आ रहा है, यहाँ पे इजी टू मॉडरेट है, जिसको बहुत अच्छे से आता है उसके लिए तो इजी बोलूंगा, इसीलिए कट ऑफ 110 गया था 160 में से। इंग्लिश आरबीआई में इजी टू मॉडरेट ही रहता है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। जीए मॉडरेट टू टफ है और बहुत लेंदी होता है आरबीआई में, मतलब लेंदी के कारण मैं टफ बोल रहा हूँ, नहीं तो मॉडरेट डालता, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, टाइम नहीं होता है। यहाँ पे इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो जिस बंदे का क्वांट रीजनिंग बहुत ही खराब है उसके लिए आरबीआई टफ हो सकता है, बट देन एरडाई में उसका चांस बन सकता है, ठीक है। और जिस बंदे को लगता है कि आरबीआई थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसका फेज वन ज़्यादा मुश्किल होता है, वो ये ना सोचे कि इरडाई आसान होगा, ये मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा, क्योंकि इरडाई में पेपर भले ही आसान आ रहा है, ठीक है, एक है कि हमें बहुत टफ लेवल का नहीं करना है, लेकिन आसान लेवल का करके हमें बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज कट ऑफ्स आर गोइंग वेरी हाई जस्ट बिकॉज द एग्जाम लेवल इज ईजी। तो इरडाई को ऐसे आसान नहीं ले लेना है कि क्वांट आसान है, रीजनिंग आसान है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के चला जाएगा, कट ऑफ भी उसी हिसाब से ऊपर जा रहा है, ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। अब हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं फेज़ टू का। फेज़ वन का हमने कर लिया, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश का ही करूँगा। इंग्लिश बिल्कुल एक तरह से कॉमन पेपर है, दोनों में 100 मार्क का आ रहा है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। तो आरबीआई में 3 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएगा 40 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 6 मार्क का, टोटल 30 हो गया। प्रेसी आएगी 30 मार्क की। इरडाई में, और ये 90 मिनट्स में है, ये 90 मिनट्स में, यहाँ पे 60 मिनट्स में इतना कुछ आएगा, 5 चीज़ें आएंगी। ऐसे आएगा 30 मार्क्स का। कॉम्प्रिहेंशन आएगा जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स ईच, सो ये 20 हो गया। प्रेसी आएगी 15 मार्क की। लेटर राइटिंग आएगी 20 मार्क की। और एक्सपेंशन ऑफ अ टॉपिक, दे विल गिव यू अ टॉपिक एंड दे विल राइट आस्क यू टू जस्ट एक्सपेंड दैट, विच इज 15। सो ये टोटल मिला के 100 बनेगा, एंड दिस इज टू बी डन इन जस्ट 60 मिनट्स। सो इरडाई में पेपर बहुत लेंदी होने वाला है, यू नीड टू बिल्ड स्पीड, बट शायद पेपर में लिखने पे स्पीड आ जाती है, कीबोर्ड पे स्पीड उतनी नहीं बन पाती है जो कि आरबीआई में होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड पेपर, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, ये इरडाई में है। और आरबीआई की बात करूं तो ईएसआई, जिसको हम बोलते हैं ईएसआई, ये है। तो आरबीआई में ये ईएसआई का सिलेबस है, यहां पे ये ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस का सिलेबस है। नाउ यू कैन क्लियरली सी के सिलेबस अलग है, बट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट यूनिट यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट द कंटेंट इज डिफरेंट। हियर यू आर रीडिंग अबाउट जर्नल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, measurement of growth, national income, poverty elevation, etc. Whereas here it's about insurance penetration, impact of age structure and economy, utility theory to insurance premium setting, तो ये अलग है, सेम नहीं है। इंडियन इकोनॉमी वाला यूनिट, यहाँ पे बेसिकली हम रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो दे हैव डिवाइडेड दिस इंडियन इकोनॉमी यूनिट इनटू टू हियर, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बट अगेन दी सिलेबस इज डिफरेंट। यहाँ पे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ पे हम इंश्योरेंस सेक्टर्स के रिफॉर्म्स में बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इरडाई के फंक्शंस क्या हैं, उन वो कैसे विद टाइम इवॉल्व हुए हैं, ये बातें कर रहे हैं। तो द मेजर डिफरेंस दैट यू विल सी between RBI and IRDAI ESI syllabus is that ESI and IRDAI is more oriented towards insurance, how our social structure, how our economy is impacting the insurance industry. Similarly, social structure में हम जनरल पढ़ रहे हैं, gender issues, multiculturalism, demographic trends. Here we are talking about insurance in rural and social sectors, Indian micro insurance experience. तो बहुत फर्क है इस और इस सिलेबस में, नाम ही सिमिलर है बट द सिलेबस इज एंटायरली डिफरेंट। नेक्स्ट हम तीसरा जो पेपर है आरबीआई में, जिसको हम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट बोलते हैं, इरडाई में पेपर 3 इज इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अब एफएम क्या है, मिक्सचर ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एफ फॉर फाइनेंस, हम इसका डिस्कस करेंगे। और इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में आई क्या है, इंश्योरेंस। तो मैनेजमेंट तो कॉमन है, एम फॉर मैनेजमेंट दोनों में कॉमन है, एफ और आई का फर्क है, एफ फॉर फाइनेंस, आई फॉर इंश्योरेंस। तो ये सिलेबस बिल्कुल अलग है। फाइनेंस में हम फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स और कुछ जनरल टॉपिक्स जैसे कि डेरिवेटिव्स, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बजटिंग,
इन्फ्लेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेयर एज इन इंश्योरेंस वी विल डिस्कस अबाउट इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है, हाउ डज इंश्योरेंस पॉलिसीज एलिवेट द रिस्क, ठीक है, फंक्शंस क्या हैं इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस की प्रोडक्ट लाइंस क्या हैं। तो ये सारा कुछ हम इंश्योरेंस में डिस्कस करेंगे विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंस। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस, इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द सिलेबस इज एंटायरली डिफरेंट, ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। हाँ, जो एफएम और आईएम में मैनेजमेंट है वो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। आरबीआई में बड़ा सेट है एक, आरबीआई में ये सारे चैप्टर्स हैं, इसमें से मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जनरल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ऑल्सो देयर इन एडाई। तो अगर आपने आरबीआई के लिए पढ़ लिया मैनेजमेंट, एडाई का आपका तैयार हो गया है, बस आपको एचआरडी अलग से पढ़ना है विच इज डिफरेंट इन इरेडाई। आरबीआई में इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी परसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, रीइंफोर्समेंट आर सेपरेट चैप्टर्स एज कंपेयर टू इरेडाई। तो ये फर्क है। एथिक्स भी आरबीआई में एक अलग चैप्टर है। ठीक है जी। अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो आरबीआई में इंग्लिश मॉडरेट है, इरेडाई में भी मॉडरेट है बट बहुत लेंथी है एज आई टोल्ड यू। आरबीआई में अगर मैं ईएसआई की बात करूं, इट इज टफ बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, 75% वेटेज करंट अफेयर्स का रहता है एंड करंट अफेयर्स आर वेरी वास्ट, बहुत फैक्चुअल हैं, पता नहीं आड़े टेढ़े क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस मॉडरेट है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जनरली आसान लगते हैं, कुछ ना कुछ तो बंदा लिख ही लेता है, बट अगेन लेंदी है और क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड हैं, डायरेक्ट नहीं है, क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड है। एफएम और आईएम की बात करूं तो आरबीआई में जो एफएम है वो मॉडरेट है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टैटिक आ रहा है, करंट का वेटेज कम है, ये बहुत स्कोरिंग रहता है एफएम आरबीआई में। इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट इरेडाई में अगेन इजी टू मॉडरेट है, क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है इस पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। तो इंग्लिश दोनों में ओके ओके है, एफएम और आईएम दोनों में मैं बोलूँगा ईजी ही है, हालांकि आईएम में थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट रहेगा। ईएसआई तकरीबन दोनों में टफ है, ये वाला बीच वाला। आरबीआई में करंट अफेयर्स ज़्यादा है और एडाई में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। सो ये सिलेबस हो गया। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब नंबर ऑफ सीट्स वर्सेस कंपटीशन देख लेते हैं। तो हम अगर देखें आरबीआई में 66 सीट्स के लिए लास्ट ईयर 1 लाख एप्लीकेंट्स थे, ये 2024 का डेटा है। इरिडाई में 49 सीट्स आई थी जिसके लिए 36,000 एप्लीकेंट्स थे। तो कहीं ना कहीं द रेशो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स वर्सेस एप्लीकेंट्स इज लो हेयर, इज हाई हेयर, विच माइट लीड यू टू डिड्यूस के यार इरिडाई में कंपटीशन कम है। ये है एक लो हैंगिंग फ्रूट है, बट आप ये मत सोचिए कि सिलेक्शन बहुत आसान होगा। यहाँ पे अगर सीरियस एस्पिरेंट 5,000 है तो यहाँ पे भी 3,000 तो होगा ही। अब 3,000 में से 49 में आना शायद उतना ही मुश्किल होगा जितना 5,000 में से 66 में आना। सो दे आर नो फ्री लंचेस, मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं प्रोफाइल रिलेटेड, ठीक है, सैलरी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, पोस्टिंग्स, वर्क लाइफ बैलेंस। सैलरी के टर्म में देखिए आरबीआई जो है एक ग्रेड बी लेवल जॉब है, ग्रेड बी एक ग्रेड ए से हायर लेवल जॉब होती है, तो आपको एंट्री लेवल ही ग्रेड बी मिलता है, सैलरी भी ज़्यादा रहती है। इरिडाई ग्रेड ए लेवल जॉब है जो ग्रेड बी से नीचे है, तो आपको सैलरी थोड़ी कम मिलेगी, बट ऐसा नहीं है कि कम कम मतलब आरबीआई के कंपैरिजन में कम। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आरबीआई में जो इंटरनल प्रमोशन है, आरबीआई ग्रेड बी टू ग्रेड सी, इट टेक्स अराउंड 7 years। यहाँ पे 3 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो, 3-4 साल में हो जाएगा इरिडाई ग्रेड ए टू बी। ये प्रमोशन इसीलिए जल्दी है क्योंकि आप ए से बी जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप पहले ही बी पे हो तो और ऊपर जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ दोनों जगह अवेलेबल हैं। अगर आप आरबीआई में करेंसी डिपार्टमेंट में हो, ऑडिट डिपार्टमेंट में हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट में हो, तो देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द एक्सटर्नल सेक्टर अगर आप 5-6 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं। एडाई में भी इंश्योरेंस सेक्टर इज ग्रोइंग फास्ट, देयर लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, सारे बैंक्स इंश्योरेंस बेच रहे हो और बहुत कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस है, कस्टमर ग्रीवेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लायंस में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। तो अगर आपका इंश्योरेंस में अच्छा एक्सपीरियंस है, श्योर आपको एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स की बात करें तो आरबीआई में there is a good chance that your initial posting will be in Mumbai. If not initial, most probably second posting would be in Mumbai. ठीक है, तो बाकी जो आपकी पोस्टिंग्स होंगी, मतलब अगर फर्स्ट पोस्टिंग मुंबई में है तो
ऑब्वियसली फिर ट्रांसफ़र होगी बाकी लोकेशंस पे। अगर फर्स्ट पोस्टिंग मुंबई में नहीं है, किसी और लोकेशन पे, इट वुड बी एनी स्टेट कैपिटल, सिर्फ स्टेट कैपिटल्स में ही ऑफिस हैं, तो सेकंड पोस्टिंग आपकी मुंबई में हो सकती है। बाकी हर 5 से 7 साल में ट्रांसफ़र होता है। अगर आप मुंबई के अलावा किसी लोकेशन पे हैं, ठीक है, हम मुंबई को एचओ बोलते हैं, हेड ऑफिस, अदर लोकेशंस को रीजनल ऑफिस बोलते हैं। अगर आप रीजनल ऑफिस में हैं तो 5 साल में ट्रांसफ़र होगा। अगर आप एचओ में हैं, मतलब मुंबई में हैं, तो 7 साल में ट्रांसफ़र होगा। एडाई की मैक्सिमम एम्प्लॉय स्ट्रेंथ हैदराबाद में है, सो मैक्सिमम चांसेस दैट यू वुड गेट पोस्टेड इन हैदराबाद। ट्रांसफ़र यहाँ पे हर 5 साल में एक ट्रांसफ़र होता है अगर आप जर्नलिस्ट डोमेन में हैं। अगर स्पेशलिस्ट में है तो 7 ईयर्स तक ट्रांसफ़र होगा। और बहुत ही अगर सेंसिटिव प्रोफाइल है कोई, जहाँ पे सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो आपको जल्दी ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि आप किसी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर बहुत ज़्यादा नॉलेज ना गेन कर पाएँ, तो वो 3 साल में आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाकी वर्क लाइफ बैलेंस, आई थिंक ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज़ आर फेमस फॉर द वर्क लाइफ बैलेंस। आरबीआई में, एडाई में, दोनों में मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 जॉब है, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं। आरबीआई में इफ़ यू आर इन मुंबई, देन हो सकता है कि आपको थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, उसमें काम भी अच्छा खासा करेगा, रगड़ा लग सकता है। इरिडाई में ये है कि यार देखो, अभी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है और इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत काम है, तो यहाँ पे भी काम तो रहता है, बट आई थिंक अगेन जॉब स्टेबिलिटी है, कुछ डरने की बात नहीं है, बट यू विल लर्न अ लॉट। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि सारा दिन बस बैठना है, कुछ यूपीएससी की तैयारी करेंगे, दैट इज़ नॉट द सीन। हालांकि लोगों ने इरिडाई में रहते हुए भी आरबीआई ग्रेड भी फोड़ा है, ठीक है, तो टाइम जिसने निकालना है वो निकाल लेता है। और मैंने ये जो सारा कंपैरिजन किया है, इट्स नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के कौन बेटर है, जस्ट टू गिव एन आइडिया दैट हाउ डू दे कंपेयर विद ईच अदर, सो दैट यू कैन व्यू देम एज कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्स, नॉट एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दोनों में से एक देना है। कॉम्प्लीमेंट्री लेके चलो कि अगर आरबीआई देना है तो एरिडाई भी दे देते हैं, अगर एरिडाई प्राइमरी एग्जाम है तो आरबीआई भी दे देते हैं। और नोटिफिकेशन डेट्स इनकी कब एक्सपेक्टेड हैं? ये 2024 में आरबीआई जुलाई में आया था और एडा अगस्त में आया था। अब 2025 में वी आर एक्सपेक्टिंग के आरबीआई अगस्त तक आ जाएगा और एडा सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगा, तो काइंड ऑफ 1 मंथ डिले चल रहा है एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस ईयर, ठीक है। सो दैट्स इट। और अगर आपका कभी भी मन बने इन एग्ज़ाम्स को देने का और आप कुछ चाहते हैं कि सॉर्टेड मटेरियल मिल जाए जहाँ पे ज़्यादा कष्ट ना उठाना पड़े, पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, देन दीज कैन बी द कोर्सेज फॉर यू। तो ये आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, यहाँ पे आप इरिडाई सेलेक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको इरिडाई दिखेगा, तो यहाँ पे आप जाके इरिडाई के सारे कोर्सेज देख सकते हैं। तो इरिडाई का गोल्ड और सिल्वर कोर्स है। गोल्ड इज़ वेयर यू गेट फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू प्रिपरेशन, सिल्वर कोर्स इज़ मेनली फॉर फेज़ 2 प्लस इंटरव्यू। और कॉम्बोज भी हैं, अगर आप इरिडाई आरबीआई की मिला के तैयारी करना चाहते हैं या इरिडाई नबार्ड की मिला के, इरिडाई आरबीआई नबार्ड की तैयारी करना चाहते हैं, then these are the combos that you can opt for. So I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.